आज हम लोग पढ़ेंगे डिपार्टमेंट अकाउंट्स। और डिपार्टमेंट अकाउंट्स में क्या होता है, देखो डिपार्टमेंट का मतलब यही होता है कि अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म हो, लाइक मान लेते हैं एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है और इसका 3 सेक्शन है, 3 अलग अलग एक्टिविटी है। लाइक इन लोग का एक फुटवेयर है, ग्रोसरी और सपोज इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो ये तीनों को हम लोग अलग से बताएंगे कि ये तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, मतलब अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है। और अगर हम लोग इसे डिपार्टमेंट बताते हैं तो ये तीनों अलग अलग एंटिटी की तरह काम करेगा, यानी ये तीनों का अलग अलग मतलब एक अस्तित्व रहेगा, ठीक है। फुटवेयर, ग्रोसरी और इलेक्ट्रॉनिक, ये 3 अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म होगा अंडर एक ही ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एपीसी लिमिटेड, और इसे बोला जाएगा इसका डिपार्टमेंट। तो ये जैसे ट्रेडर की तरह शो हो रहा है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि सपोज पी लिमिटेड, ठीक है, पी लिमिटेड, और इस ये है एक मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर अपना क्या क्या रख सकता है, वो रख सकता है परचेज डिपार्टमेंट बना सकता है, ठीक है, कि जो परचेज के बारे में सारा चीज देखे, रॉ मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स करने के लिए, ठीक है। तो ये तीनों को भी हम लोग एक साथ बोल सकते हैं कि ये तीनों क्या है, डिपार्टमेंट है। तो देखो मैंने क्या लिखवाया है यहाँ पर, डिपार्टमेंट अकाउंट मीन्स सब डिविजन ऑफ ईच कंपनी इनटू डिवीजन। ये देखो एक कंपनी का सब डिवीजन, अलग अलग एक्टिविटी कर दिया है मैंने। सब डिवीजन फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इससे प्रॉफिट हमारा मैक्सिमाइज होगा। कैसे होगा वो हम दिखाएंगे तुम लोग को। एंड बेटर कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशन, सच डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स फाइनल अकाउंट्स रिलेटिंग टू कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। और ये सारे डिपार्टमेंट क्योंकि अलग अलग एंटिटी ट्रीट होंगे, ये सारे अपने फाइनल अकाउंट्स जो है अलग अलग बनाएंगे, सेपरेटली बनाएंगे, उसके बाद ज्वाइंटली भी बनेगा, जैसे कॉन्सोलिडेट फाइनल अकाउंट्स हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग तीनों का, 3 डिपार्टमेंट का अलग अलग फाइनल अकाउंट दैट इज ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनेगा। इस केस में भी ऐसे ही होगा। और इससे बेनिफिट क्या है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट विच इज कॉल्ड डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल। जब डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होगा, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर होगा, इसका नाम होगा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल। ऑल डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स एज इंडिपेंडेंट एंटिटी, जो कि मैंने बार बार बोला कि ये एज ए इंडिपेंडेंट एंटिटी काम करेगी। एंड एनी ट्रांसफर बिटवीन देम इज एट एप्रोप्रिएट प्रॉफिट। तो अगर एनी ट्रांसफर इन बिटवीन देम मतलब ये इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का पॉइंट है, वो भी हम बताएंगे। पहले ये बताते हैं कि डिपार्टमेंट रखने का बेनिफिट क्या है। सबसे पहला बात तो ये है कि अगर हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे बिजनेस के अंदर, और यहाँ पर अलग अलग मैनेजमेंट को हम लोग यहाँ पर अपॉइंट करेंगे, तो हमारा बिजनेस में कंट्रोल अच्छा रहेगा, हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज रहेगा। हमें ये समझ में आएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट प्रॉफिट मेकिंग है, कौन सा डिपार्टमेंट लॉस मेकिंग है, कौन सा हमें शट डाउन कर देना चाहिए, किसमें कितना कैपिटल देना चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट से कितना रिटर्न आ रहा है, ठीक है, जो कि नॉर्मल रिटर्न, यानी कितना कैपिटल हम लोगों ने लगाया और कितना प्रॉफिट आया, जिससे हम लोग अपना रेट ऑफ रिटर्न भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एफिशिएंसी लेवल कौन से डिपार्टमेंट का कितना है, या फिर हम लोग एफिशिएंसी लेवल बढ़ाने में भी डिपार्टमेंट हेल्प कर सकता है। अगर हम लोग हर एक मैनेजमेंट को एक स्पेशल कमीशन वगैरह कुछ भी अगर देते हैं, तो इससे क्या होता है, उन लोग को लगता है कि हमें कमीशन ज्यादा मिलेगा अगर हम लोग मेहनत इतना कर पाए, ताकि डिपार्टमेंट जो हो मोर प्रॉफिट मेकिंग हो। तो इससे क्या होता है, एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाता है। और अगर अलग जगह पे अलग अलग लोगों को बैठा हुआ है, एक ही मैनेजमेंट अगर तीनों एक्टिविटी को देख रही है, तो फिर इसका एफिशिएंसी लेवल या फिर कंट्रोल उतना अच्छा नहीं होगा। अगर अलग अलग लोगों को यहाँ पर हम लोग अपॉइंट कर दे, अलग अलग मैनेजमेंट को अपॉइंट कर दे, तो यहाँ पर कंट्रोल बहुत ही सुंदर रहेगा, ठीक है, और कंसिस्टेंट रहेगा। तो देखो यहाँ पर प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, जैसे कि मान लो एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, ठीक है, यही नाम ले लेते हैं, फुटवेयर, ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये फुटवेयर लिख देते हैं, डिपार्टमेंट फुटवेयर और ग्रोसरी ले लेते हैं, 2 डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट अकाउंट बनाने का बेनिफिट क्या होगा, सपोज यहाँ पर हमारा बाई इनकम सपोज है 100 रुपीज, और 2 एक्सपेंस है
सपोज 80 रुपीज, तो टू प्रॉफिट आ गया, ये प्रॉफिट का साइन है 20 रुपीज। और यहाँ पर बाई इनकम 100 रुपीज टू एक्सपेंस, सपोज एक्सपेंस ज्यादा आ गया तो लॉस हो जाएगा, बाई नेट लॉस ये आ गया 20 रुपीज। अगर हम लोग डिपार्टमेंट मेंटेन ना करके पूरा एक ही जगह पे कंपनी अपना अकाउंट जो है वो मेंटेन करती तो इनकम हो जाता 100 प्लस 100 200 और एक्सपेंस हो जाता 80 प्लस 120, तो 200 एक्सपेंस हो जाता, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका थोड़ा वैल्यू जो है वो चेंज कर देते हैं तो ठीक रहेगा, नहीं तो ये नील हो जा रहा है दोनों। तो यहाँ पर दे देते हैं इनकम 80 दे देते हैं, एक्सपेंस दे देते हैं 110, तो ये आ जाएगा 30। तो इनकम यहाँ पर हो जाएगा, इनकम हो गया 180 और एक्सपेंस हो गया 200। यहाँ पर देखो लॉस शो हो गया, बाई नेट लॉस आ गया 20। ठीक है, तो बाई नेट लॉस आ गया 20, तो इससे ये दिख रहा है कि कंपनी अगर अपना मतलब कंबाइन इसका इनकम और एक्सपेंस दिखाए दोनों डिपार्टमेंट का मिला के, तो वो लॉस शो कर रहा है, जबकि डिपार्टमेंट एफ जो है वो अपने मेहनत से प्रॉफिट किया है, जबकि डिपार्टमेंट जी में जो भी रीजन हो उससे लॉस जनरेट हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग अगर कंपनी सिर्फ एक ही कंबाइंड पीएल ट्रेडिंग बनाएगी तो कभी आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएगी कि कौन सा बिजनेस प्रॉफिटेबल है कौन सा लॉस है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों मिक्सड अप होके क्या हो गया है, लॉस जनरेट कर दिया है। ठीक है, लॉस जनरेट कर दिया है। यहाँ पर ये 80, यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पर 110 30 आ रहा है, ये 80 प्लस ये 200 और ये 180, तो ये लॉस हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस जनरेट हो रहा है। इसी तरह से अगर देखो ये डिपार्टमेंट जी का हम इस तरह से दिखा रहे हैं, डिपार्टमेंट सपोज फुटवेयर ग्रोसरी और ये इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका भी दिखा रहे हैं। देखो बाई इनकम अगर ऐसा हो, इनकम हो गया 100 और 2 एक्सपेंस हो गया 30, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 70। अब इसे अगर कंबाइन करते हैं तीनों को तो इनकम कितना होगा 180 280 और 2 एक्सपेंस हो जाएगा 80 और 30, 110 और 110 220, तो फिर प्रॉफिट हो गया 60। लेकिन एक्चुअली प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखो हमारा 20 इंडिविजुअली देखें तो 20, इसका हो रहा है 70, तो ये 90 हो रहा है और इधर लॉस हो रहा है 30। ठीक है, तो ये 90 और ये -30 होने से कितना हो जाता है 60 हो जाता है, यानी ये लॉस जो है इसमें क्या हो गया है, इसके साथ सेटअप हो गया, एडजस्ट हो गया, जो कि हमें दिख नहीं रहा है कि एक डिपार्टमेंट में लॉस है। तो फिर हम लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे, मैनेजमेंट डिसीजन नहीं ले पाएगी कि क्या करना चाहिए, कौन सा लॉस मेकिंग है कौन सा प्रॉफिट मेकिंग है। तो अगर हम लोग अलग अलग फाइनल अकाउंट्स फॉलो करेंगे, दैट इज ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट फॉलो करेंगे, तो हमें डिसीजन लेने में बहुत ही हेल्प हो जाएगा। दैट्स वाई डिपार्टमेंट अकाउंट जो है हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने में हेल्प करता है, इसीलिए ऐसे मैंने लिखवाया है कि देखो द पर्पस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये देखो एंड बेटर कंट्रोल। बेटर कंट्रोल होगा, हमें पता चलेगा ना, अगर हम लोग अलग अलग फॉलो करेंगे तो कंट्रोल रहेगा हमारा, कौन सा प्रॉफिट मेकिंग है कौन सा लॉस मेकिंग है, कौन सा शट डाउन करना है या फिर कैसे रिकवर करना है लॉस वाले सिचुएशन से। ओवर ऑर्गेनाइजेशन such department prepare final accounts relating to calculation of profit, which is called departmental trading and profit and loss account। तो हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली डिपार्टमेंट का कंबाइंड ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट करना है, जिसमें हमें कुछ कॉमन एक्सपेंसेस मिलेंगे, कुछ डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंस मिलेंगे। जैसे कि देखो ये 80 यहाँ पर इस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस है, इसका 110 है, इसका 30 है, तो ये डिपार्टमेंट वाइज दिया हुआ रहेगा। कुछ कॉमन एक्सपेंस रहेंगे, लाइक कि अगर तीनों डिपार्टमेंट जो है वो एक बड़े से जगह पे रेंट के अंदर चल रहा है, तो फिर रेंट जो है, मान लो रेंट है पूरे ग्राउंड का, मान लो है 10,000, पूरा शॉप मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ काम कर रहा है, अगर रेंट है मान लो 1 लाख मान लो, ठीक है,
1 लाख मान लेते हैं, तो ये रेंट तीनों में किस तरह से अपोर्शन करें कि एफ के लिए कितना है, जी के लिए कितना है, ई के लिए कितना है, या फिर मान लो टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है एक ही जगह पे आ रहा है, तो कौन से डिपार्टमेंट में कितना इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस जो है अपोर्शन करना है, उसके लिए हमें कुछ बेसिस पता होना चाहिए कि कौन से बेसिस पे क्या होना चाहिए। जैसे कॉमन सेंस लगाएंगे तो अगर रेंट के बारे में अगर हम लोग को करना है तो फिर रेंट जो है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है, तो फिर हम लोग स्क्वायर फीट देखेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट कितने स्क्वायर फीट एरिया में है, उसी बेसिस पे हम लोग वो रेंट को अपोर्शन करेंगे। या फिर कितना लाइट पॉइंट्स लगा हुआ है उस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग दिखा सकते हैं। सैलरी अगर देना है तो हम लोग देख सकते हैं कि एम्प्लॉय देख सकते हैं कितने नंबर, या फिर टाइम बेसिस पे भी होता है, या फिर प्रॉफिट कभी कभी बोल दिया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करो, जैसे डिस्काउंट वगैरह भी होता है। तो ऐसा बहुत सारा एक्सपेंसेस होगा, अगर कॉमन एक्सपेंसेस है तो हमें उसे किसी ना किसी बेसिस पे अपोर्शन करना है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा, और अगर नहीं रहेगा तो बता दिया जाएगा कि इस बेसिस पे इसे अपोर्शन करो। ये तो हुआ हमारा डिपार्टमेंट का जो कंसेप्ट है, क्यों हम लोग डिपार्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। और एक इसमें जो पोर्शन होता है दैट इज इंटरनल ट्रांसफर। ठीक है, इंटरनल ट्रांसफर। इंटरनल ट्रांसफर का मतलब होता है जब एक डिपार्टमेंट अपना जो गुड्स है, ठीक है, अपना जो स्टॉक है वो दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है, और ये दूसरा डिपार्टमेंट फिर तीसरे डिपार्टमेंट को सपोज ट्रांसफर कर रहा है, और ये डिपार्टमेंट जो है ये सेल कर दे रहा है। तो डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3 एंड ये हो गया सेल। यानी डिपार्टमेंट 3 जो है डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट 1 ट्रांसफर करता है अपना गुड्स 2 को, और 2 जो है वो ट्रांसफर करता है अपना गुड्स 3 को, और डिपार्टमेंट 1 जो है वो किसी से नहीं ले रहा है, वो मार्केट से परचेस कर रहा है, जो भी स्टॉक वगैरह परचेस कर रहा है, ठीक है, वो मार्केट से परचेस कर रहा है। अब ये ट्रांसफर जो है वो ऑन कॉस्ट भी हो सकता है, ऑन प्रॉफिट भी हो सकता है, मतलब प्रॉफिट लगा के। तो अगर कॉस्ट लगा के होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे बोलते हैं, पहले तो इसे बोला जाता है इंटरनल ट्रांसफर। लेकिन अगर प्रॉफिट लगा के ट्रांसफर किया जाए, प्रॉफिट लगा के ट्रांसफर किया जाए, यानी डिपार्टमेंट 1 कुछ ना एक प्रॉफिट लगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट लगा के, लाइक 20%, 30% जो भी हो, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल, जो भी लैंग्वेज दिया हुआ हो हमें, उस बेसिस पे ट्रांसफर करिए डिपार्टमेंट 2 में, फिर डिपार्टमेंट 2 कुछ एक प्रॉफिट लगा के ट्रांसफर कर रही है डिपार्टमेंट 3 को, तो इसे बोला जाता है इंटरनल ट्रांसफर। और इस हालत में अगर डिपार्टमेंट 1 जो ट्रांसफर करिए डिपार्टमेंट 2 को, तो डिपार्टमेंट 2 का अगर कोई भी स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है, मतलब ट्रेडिंग में तो क्लोजिंग स्टॉक मिल ही जाता है हमें, डिपार्टमेंट 1 के पास जितना भी स्टॉक था, सपोज डिपार्टमेंट 1 के पास है ₹100 का स्टॉक है, डिपार्टमेंट 1 ₹20 का स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक रख रही है, ये है परचेज किया हुआ, ये है क्लोजिंग, यानी ₹80 का स्टॉक 10% प्रॉफिट लगा के भेज रही है, तो फिर 10% यानी 8, तो 88, ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक में रख रही है ₹20 का स्टॉक, ₹80 जो है डिपार्टमेंट 2 को ट्रांसफर कर रही है, और जिसका वैल्यू क्या लगा के भेज रही है 88। अब डिपार्टमेंट 2 के पास ये ए से लिया हुआ स्टॉक है, और इसने मार्केट से खरीदा है सपोज ₹20 का स्टॉक, तो इसके पास कितना 22 कर देते हैं, 110 का स्टॉक है, ठीक है टोटल, लेकिन इसका क्लोजिंग स्टॉक है 10, तो कितना बचा 100। अब प्रॉब्लम क्या हो जाता है, प्रॉब्लम ये हो गया, ये जो क्लोजिंग स्टॉक बना है ये तो 88 और 22 को मिला के बना है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया है ये तो मिक्स्ड अप 110 से बचा है ना, तो 110 जो मिक्स्ड हुआ है ये ए एज वेल एज मार्केट से लिया हुआ स्टॉक को मिला के बना हुआ है। तो ये जो ₹10 का क्लोजिंग स्टॉक है, जैसे कि हमें पता है कि स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे वैल्यू होना चाहिए, बट इसमें क्योंकि ए का पोर्शन भी इंक्लूडेड है, तो ये जो है इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, बिकॉज ये 88 प्रॉफिट विथ प्रॉफिट वाला वैल्यू है, तो 88 में अगर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, ये तो कॉस्ट है डिपार्टमेंट बी के लिए, तो ये जो बना ये बना कॉस्ट प्लस प्रॉफिट एंड प्रॉफिट का हिस्सा टोटल, तो इसमें से ही तो ₹10 का क्लोजिंग स्टॉक बच जा रहा है, तो ₹10 का क्लोजिंग स्टॉक में क्या है, प्रॉफिट भी है, तो ये ₹10 जरूरी तो नहीं पूरा 88 से ही बना हुआ है, तो ये ₹10 में जितना स्टॉक ए का है
उतना हमें इसमें प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा। पहले ये देखना पड़ेगा ये ₹10 का जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें ए का हिस्सा कितना है। तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट जो 2 है इसका टोटल स्टॉक था, देखो टोटल स्टॉक है 110, जिसमें 88 रुपीस का स्टॉक ए से लिया हुआ है। तो रेशियो क्या बन जाता है, 88 डिवाइडेड बाय 110। ठीक है, ये रेशियो कर सकते हैं या फिर 88 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100 करके हम लोग परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परसेंटेज कितना हो गया, 80%। ठीक है, 80%, यानी डिपार्टमेंट बी जो है उसके 2 जो है उसके पास जितना स्टॉक रहता है उसमें 80% स्टॉक जो है वो ए से लिया हुआ होता है। ठीक है, 80% करो ना, 110 का 80% करो, 88 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो 10 रुपीज वाला स्टॉक है इसमें ए का स्टॉक कितना है, 10 रुपीज में 80% लगा लो, तो 10 इंटू 80/100, तो 8 रुपीज हो जाएगा। यानी 8 रुपीज का स्टॉक जो है वो ए वाला स्टॉक है। ए से लिया हुआ स्टॉक जो 88 है उसमें से जो क्लोजिंग स्टॉक 10 रुपीज का बना है उसमें से ए का जो स्टॉक है वो सिर्फ 8 रुपीज वाला स्टॉक है। अब इसी में प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा, इसी का प्रॉफिट हमें एलिमिनेट करना है, इसी में प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा, क्योंकि हम लोग स्टॉक का प्रॉफिट उस तरह से शो नहीं कर सकते, बिकॉज इससे हमारा जो प्रॉफिट है वो गलत शो होगा। वो भी हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि वो गलत शो होगा अगर हम लोग वो एलिमिनेट नहीं करते हैं। फिलहाल हम लोग स्टॉक रिजर्व निकालना सीख रहे हैं। तो ये क्लोजिंग स्टॉक में ए का स्टॉक का हिस्सा हमें मिल गया ₹8, क्योंकि हम लोगों ने ए का इसीलिए निकाला, हमें स्टॉक रिजर्व पता करना है। अब हम लोग देखेंगे कि ए जो है वो 10% कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट लगा था। ये मैंने 80 के ऊपर लगाया ना, तो 80 क्या था, कॉस्ट था। तो ए जो है वो 10% प्रॉफिट लगा के भेजता था बी को। तो 10% ऑन कॉस्ट यानी 10/100 यानी 1/10, तो ये कॉस्ट के ऊपर हो जाएगा। तो सेल के ऊपर कितना होगा, प्रॉफिट कांस्टेंट रहता है, ये कॉस्ट अगर है और प्रॉफिट 1 है तो सेल हो जाएगा 11। तो ये 8 रुपीज जो है ये ए के लिए तो सेल प्राइस है और बी के लिए कॉस्ट प्राइस है। तो हमें ए का प्रॉफिट का पोर्शन ही तो पता है ना, क्योंकि बी को थोड़ी पता है कि ये कितना लगा के बेच रहा है, ये तो ए को पता है। तो ए को पता है कि उसने सेल किया है 1/11 से, तो ये 8 रुपीज सेल का है, क्योंकि वो तो 88 से आया हुआ है। तो फिर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1/11, तो 8/11। तो ये आ जा रहा है 0.72। तो ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक में रिजर्व, यानी 8 रुपीज में 0.72 जो है ये प्रॉफिट का हिस्सा इंक्लूडेड है जो हमें एलिमिनेट करना है। अब जब हम लोग डिपार्टमेंट 3 पे जाएंगे तो डिपार्टमेंट 3 का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा ना वो ए और बी का कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि ए बी या फिर 1 और 2 का कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि ये 2 से ले रहा है और 1 से ले रहा है। तो इसके स्टॉक में बी 2 का हिस्सा, डिपार्टमेंट 2 का हिस्सा एज वेल एज डिपार्टमेंट 1 का हिस्सा दोनों ही आ जाएगा। तो यहाँ से हमें दोनों ही एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम लोग डिपार्टमेंट 2 का एलिमिनेट करेंगे, फिर डिपार्टमेंट 1 का एलिमिनेट करेंगे। उसका प्रोसीड्यूर भी हम दिखाएंगे किस तरह से हम लोगों को एलिमिनेट करना चाहिए। तो यहाँ पर मेन जो होता है इंटरनल स्टॉक, इंटरनल प्रॉफिट, इंटरनल ट्रांसफर जब होता है तो हमें स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, सॉरी 1 कैलकुलेट स्टॉक रिजर्व्स ए बी एंड सी। तो ए बी सी 3 डिपार्टमेंट है, यहाँ कंटेंट रेशियो लिख देते हैं। कंटेंट रेशियो का मतलब है कि कितना कंटेंट किया जा रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पर ये कंटेंट रेशियो बन गया था 88/110, अगर ऐसे रखेंगे तो ये कंटेंट रेशियो बन गया। इसे हम परसेंटेज भी कर सकते हैं, 80/100 यानी 100 में 80 जो है वो डिपार्टमेंट 1 का वैल्यू है, तो इसे बोला जाता है कंटेंट रेशियो। कंटेंट रेशियो ए का है नील, बी का है 210, सी का है 5/15। तो प्रॉफिट रेशियो 1/4 of sales, 1/5 of cost,
और नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक 15,000, 22,000, 40,000। ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें कैलकुलेट करना है स्टॉक रिजर्व। तो ए का तो कोई स्टॉक रिजर्व नहीं आएगा क्योंकि ए का कोई कंटेंट रेशियो नहीं है, इसका मतलब ए किसी का भी स्टॉक कंटेन नहीं करता है। बी का कंटेंट रेशियो है 2/10, ठीक है, बी का कंटेंट रेशियो 2/10। तो हम लोग स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करेंगे, स्टॉक रिजर्व ऑफ बी। पहले बी का कैलकुलेट कर लेते हैं, स्टॉक रिजर्व मेन हेडिंग कर लेते हैं। तो बी का स्टॉक कितना है, बी का स्टॉक है 22,000। इसमें किसका स्टॉक हो सकता है, ए का, और ए का कंटेंट रेशियो क्या है 2/10। इसका मतलब 2/10 का मतलब अगर बी का टोटल स्टॉक 2 है, उसमें से ए का दिया हुआ स्टॉक ₹2 का है, ठीक है। तो 22 में कितना हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा स्टॉक का वैल्यू 22,000 इंटू 2/10 करेंगे तो उतना स्टॉक मिल जाएगा जितना स्टॉक ए से लिया हुआ था, मतलब ए से जितना स्टॉक लिया हुआ था उसमें से जितना हिस्सा एज ए क्लोजिंग स्टॉक बी के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो एज ए क्लोजिंग स्टॉक बी के अंदर आ चुका है, क्योंकि 10th में अगर 2 पार्ट ए का होता है तो 22,000 में ए का पार्ट कितना होगा, ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हो जा रहा है 4,400। अच्छा, अब ये हो गया स्टॉक का हिस्सा। अब यहाँ पर हमें देखना है कि प्रॉफिट कितना है। तो ए सेल करता है कितना, क्योंकि ये बी के लिए क्या है, बी का परचेज है, लेकिन प्रॉफिट कौन लगा है, ए। तो ए के लिए कौन सा प्राइस है वो हमें देखना है। ए के लिए ये उसका सेल प्राइस था, क्योंकि बी का जो स्टॉक बना है ए के जो कंटेंट से, वो तो सेल प्राइस से ही बना है। तो ए ने 1/4 लगाया है अपना सेल के ऊपर प्रॉफिट, तो यहाँ पर हो जाएगा 1100 का स्टॉक रिजर्व। सी के लिए कैसे करेंगे, सी का स्टॉक है टोटल 40,000, ठीक है। और सी ने क्या किया है, सी का जो स्टॉक का कंटेंट रेशियो है 5/15, यानी सी का अगर टोटल स्टॉक 15 है उसमें से 5 पोर्शन लिया हुआ है बी से। अब बी से लिया मतलब ए से भी लिया हुआ, बिकॉज बी तो खुद ए से लेता है। तो यहाँ पर देखते हैं कितना वैल्यू होता है। ये हो जाएगा 5 3 3 1 3, 13,333। ये हो गया है टोटल स्टॉक, ठीक है, जिसमें ए और बी दोनों का हिस्सा होगा। ये टोटल स्टॉक हो गया है। अब इसमें लगाएंगे बी का सेलिंग प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट ऑन सेल। तो 1/5 ऑन कॉस्ट है, तो 1/6 ऑन क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। तो 1/6 कितना हो रहा है, 13,333 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हो जाता है 2222 42, ठीक है, 4 बार 2222। ये हो गया स्टॉक रिजर्व। लेकिन ये स्टॉक रिजर्व तो दोनों का है, इसमें ए का भी पोर्शन है बी का भी पोर्शन है। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर स्टॉक हमें मिल गया 13,333, स्टॉक रिजर्व वाला स्टॉक मिल गया, जिसमें से माइनस कर देते हैं ये वाला हिस्सा, इतना रिजर्व माइनस कर देते हैं डी का है जो। तो ए का कितना हो जाएगा, ए का इतना हो जाएगा, माइनस करके देखो 11,111। अब इसमें हमें ढूंढना है ए का कंटेंट रेशियो जो कि है 2/10, ठीक है। ये पूरे स्टॉक में ए का कितना हिस्सा है वो निकल जाएगा 2/10, और ए का जो प्रॉफिट है वो है 1/4। तो इसे कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 556 इंटू 2/10 डिवाइडेड बाई 4। 5.5 आ रहा है, मैंने 556 कर दिया। इसे टोटल करने पे 3,878। तो इस तरह से हम लोग स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन करवाते हैं इस रिलेटेड। देखो क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स लिमिटेड हैज 3 डिपार्टमेंट ए बी सी, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है। स्टॉक ऑफ each department is valued at cost to the department concerned. Stock of A department are transferred to B at a margin of 50%. A B को 50% मार्जिन में ट्रांसफर करता है। मार्जिन किस पे लगाया हुआ है? कॉस्ट पे। स्टॉक ऑफ बी डिपार्टमेंट आर ट्रांसफर टू सी डिपार्टमेंट at a margin of 10% above departmental cost. अदर एक्सपेंसेस दे दिया है, देखो सैलरी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, जिसमें अलग अलग नहीं बताया कि कौन से डिपार्टमेंट में कितना जाएगा सैलरी का। प्रिंटिंग स्टेशनरी सेम कंडीशन पे है, रेंट, इंटरेस्ट पे, डेप्रिसिएशन एलोकेट करना है हमें। ये एक्सपेंस इन द रेशियो अब बता दिया, देखो डिपार्टमेंटल ग्रॉस प्रॉफिट, ओपनिंग फिगर्स ऑफ रिजर्व्स फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और डिपार्टमेंटल स्टॉक फेयर दिया हुआ है। ये ओपनिंग फिगर्स ऑफ रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल स्टॉक। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जैसे अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया ए बी सी का, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है ये जो है नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन हो जाएगा। जैसे हमारा नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन होता है, वैसे ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी ब्रॉट डाउन होता है। तो पिछले साल का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है ए और बी डिपार्टमेंट का 1000 एंड 2000, ये बताया यहाँ पर। प्रिपेयर करना है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। तो पहले लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिपार्टमेंटल ए बी सी। तो सबसे पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 3000, 4000, 6000। 3000, 4000, 6000 टू कंजम्पशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल जिसका वैल्यू है 8000, 12000। टू वेजेस वेजेस है 5000, 10000। वेजेस है 5000, 10000। ये नहीं होगा यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक 4000, 14000, 8000 और सेल्स है 34000 बाई सेल्स 34000, क्योंकि सी ही जो है डायरेक्टली सेल करता है, बाई क्लोजिंग स्टॉक 4000, 14000, 8000। तो ये जो इंटरनल ट्रांसफर है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल पे 88 कैलकुलेट किया था, ये इंटरनल ट्रांसफर हम लोग यहाँ भी कैलकुलेट करेंगे कि कितना ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 50% ऑफ कॉस्ट पे ए ने ट्रांसफर किया है। तो ट्रांसफर के लिए यहाँ पर हम वर्किंग नोट बना लेते हैं, कितना ट्रांसफर हुआ है नेक्स्ट पेज में बनाते हैं वर्किंग नोट। तो ए ट्रांसफर
stock to be profit on कॉस्ट और प्रॉफिट ऑन सेल, ये दोनों ही निकाल लेते हैं। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट तो है 50%, 50% यानी 50/100 तो 1/2, तो ये सेल हो जाएगा 1/3। सिंपल सा है, 1 रुपीज जो है वो फिक्स रहेगा प्रॉफिट, तो अगर कॉस्ट 2 रुपीज है तो सेल 1/3 हो जाएगा। अब हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना ट्रांसफर हुआ है, तो पहले देख लेते हैं ए का कितना स्टॉक था। ए का स्टॉक है 3000, 8000, 5000, 3000, 8000, 5000 ये टोटल स्टॉक है, जिसमें से बचा हुआ है 4000। तो फिर कितना ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर टू बी, कितना ट्रांसफर किया होगा बी को, 3000, 5, 3, 8, 8, 16, 16 माइनस 4, तो ये तो हो गया 12,000। और ये कॉस्ट प्राइस है ट्रांसफर टू बी, ये कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पर तो प्रॉफिट हम लोगों ने लगा नहीं, अब यहाँ पर ऐड करेंगे हाफ प्रॉफिट, क्योंकि ये कॉस्ट पे है, ठीक है, हाफ ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे हाफ है, तो 6000 ऐड कर देते हैं प्रॉफिट, तो ये हो गया 18,000। तो 18,000 हो जाएगा, ये है सेल प्राइस। सेल प्राइस ए ने डिसाइड किया है कितना होना चाहिए, 18,000। तो ए सेल कर रहा है, यहाँ पर देखो ये मेन चीज है, ए जो है वो सेल कर रहा है, तो यहाँ पर जो ट्रांसफर होता है उसे लिखा जाता है इंटरनल ट्रांसफर, उसमें लैंग्वेज हम लोग यूज करेंगे इंटरनल ट्रांसफर। अब ये ट्रांसफर जो है वो किसी डिपार्टमेंट के लिए सेल है और किसी डिपार्टमेंट के लिए परचेज है। जैसे कि अभी हम लोग जो कैलकुलेट किए, ए के लिए वो सेल है, बी के लिए परचेज है, तो ए ने सेल किया है 18,000 का, तो बी ने परचेज किया है 18,000। सिमिलरली हम लोग सी के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो ट्रांसफर टू सी बाय बी कितना हो जाएगा, 6,000, 4,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000, 4,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000 प्लस, ये तो उसने लिया ही है 4,000, 12,000, 10,000, 18,000 भी उसने लिया है ए से, तो इसका टोटल स्टॉक कितना है, और क्लोजिंग स्टॉक है 14,000, तो फिर ट्रांसफर टू सी कितना होगा, 30, 40, 44,000 माइनस 14,000, तो ये हो जाएगा 30,000। और बी का कैलकुलेट कर लेते हैं, बी का है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कितना प्रॉफिट लगा के भेज रहा है, बी डिपार्टमेंट ट्रांसफर से 10% ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 10% यानी 10/100, तो ये हो जाएगा 1/10, तो प्रॉफिट ऑन सेल हो जाएगा 1 रुपीज, जैसे वैसे ही रहेगा, अगर ये कॉस्ट है तो सेल प्राइस हो जाएगा 11, ठीक है, ये सेल प्राइस हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पर ऐड करना है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये तो कॉस्ट प्राइस है तो 1/10, तो 1/10 यानी 3,000, तो ये हो जाएगा 33,000, जो कि है सेल प्राइस जो बी ने डिसाइड किया है, बी का सेल प्राइस है, तो बी ने सेल किया है, तो क्या लिखेगा बी, बी ने सेल किया है तो बी का सेल 33,000 और सी का परचेज है 33,000। यहाँ तो कुछ नहीं होगा क्योंकि सी ने किसी को भी इंटरनल ट्रांसफर नहीं किया है। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, तो टू ग्रॉस प्रॉफिट, $22,000, 47,000, 42,000, तो 22,000, तो ये कितना हो जाएगा 16, ये 6,000 हो जाएगा।
ये है 47,000, 47 माइनस ये हो गया है 30, 40, 44, तो ये हो जाएगा 3,000। और ये है 42, 42 और ये 39, 3,000। तो 47,000, 42,000। तो ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम लोग इसे ब्रॉट डाउन कर देंगे बाय जीपी, ब्रॉट डाउन। तो 6,000, 3,000, 3,000। और जितना भी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस में है सैलरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट पेड, ये सारा हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू अवर जीपी रेशियो। तो लिख लेते हैं पहले टू सैलरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, रेंट, टू रेंट, टू इंटरेस्ट, टू डेप्रिसिएशन। तो रेशियो तो हो जा रहा है 3:3:6, यानी 1:1:2। तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। और पहला है 2000, 2000 को 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करने पे आ रहा है हमारा 1000, 500, 500। प्रिंटिंग स्टेशनरी है 1000, प्रिंटिंग स्टेशनरी है 1000, तो 1000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका आधा आ जाएगा। देखो 500, 250, 250। अच्छा, नेक्स्ट है 6,000, 6,000, तो ये हो जाएगा 3,000, इसका 3 गुना हो जाएगा। ये 1,500, 1,500। इंटरेस्ट कितना है 4,000, तो उसका 4 गुना हो जाएगा। 4,000। अच्छा नहीं, वैसे नहीं हो रहा है, देख लेते हैं 4,000, तो ये हो जाएगा 2,000, 1,000 और 1,000। और लास्ट है डेप्रिसिएशन 3,000 है, तो 3,000 ये हो जाएगा 1,500, 750, 750, 750। ये सारा टोटल करना है हमें। और देखो ग्रॉस लॉस आ रहा है, तो बाई नेट लॉस, नेट लॉस आ रहा है। तो टोटल यहाँ पर हो रहा है फर्स्ट वाले का 1,300, 4,000, 4, 5, 6,000, 7,000, 8,000, तो ये 2,000 आ जा रहा है। यहाँ पर 8,000 का टोटल होगा। ये हो गया 250 एंड 500, 750, 750, ये 1,000, 1,000, 2,000, 2,000, और ये 500, 500, 3,000, 3,000, और 3,000 और 1,000, 4,000, तो ये 1,000 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखो 7, ये हो गया 500 और 500 और 1,500, 2,000 और 1,000, 3,000, 3,000 एंड ये हो जाता है 1,000, 4,000, तो ये हो गया, ये भी हो गया 1,000, तो लॉस हो गया 1,000। तो ये हम लोग का नॉर्मल जैसे ट्रेडिंग पीएल किया जाता है वैसे हम लोगों ने किया, सिर्फ यहाँ पर इंटरनल ट्रांसफर को हम लोगों ने पुट कर दिया। अब क्या करना है, अब हम लोग को प्रिपेयर करना चाहिए जनरल पीएल। अब ये क्या होता है देखो, जनरल पीएल मतलब कंबाइंड पीएल जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कंपनी के। तो नेट लॉस जो है उसे ब्रॉट डाउन कर लेंगे पहले टू नेट लॉस ABC, 2,000, 1,000 और 1,000, तो ये नेट लॉस हो जाएगा 4,000। तो ये लॉस हो रहा है। लेकिन हम जैसे कि मैंने बताया कि अगर कुछ इंटरनल ट्रांसफर है वो भी विद प्रॉफिट, तो कुछ ना कुछ क्लोजिंग स्टॉक अगर बचेगा तो उसमें स्टॉक रिजर्व बच जाता है।
तो हमें स्टॉक रिजर्व को भी लिखना पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग प्रॉफिट लिख रहे हैं, लॉस लिख रहे हैं, उस तरह से हम लोग को स्टॉक रिजर्व भी लिखना पड़ेगा। और जिसमें देखो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व हमें पहले से ही पता है कि प्रीवियस ईयर का स्टॉक रिजर्व जो है वो कितना है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का स्टॉक रिजर्व है 1000 और 2000, मतलब डिपार्टमेंट ए का स्टॉक रिजर्व प्रॉफिट 1000 रुपीज इंक्लूडेड है किसी डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट बी का 2000। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अपना स्टॉक रिजर्व। अच्छा, तो स्टॉक रिजर्व देखो एक चीज क्या करना है हमें, अगर ओपनिंग होगा तो हम लोग बाई साइड लिखेंगे, जिधर ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है उसके रिवर्स साइड लिखना है हम लोग को, बाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। क्योंकि प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट जो है प्रॉफिट क्रेडिट साइड ब्रॉट डाउन होता है, जैसे बाई जीपी होता है इसी तरह से। तो ये हो जाएगा 3000, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व अगर कुछ आएगा तो वो इधर लिखा जाएगा, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। यानी कुछ प्रॉफिट है, लॉस तो हुआ है वो दिख रहा है, कुछ पिछले साल का प्रॉफिट है, कुछ इस साल का प्रॉफिट होगा। फिर हमें देखना है कि बिजनेस का एक्चुअली प्रॉफिट है हालत या फिर लॉस में है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कंटेंट रेशियो वगैरह कैलकुलेट करने होंगे। तो हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे, सबका कंटेंट रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, डिपार्टमेंट ए बी और सी का, जिसमें ए का तो होगा नहीं, बाकी लोगों का। कंटेंट रेशियो, फर्स्ट स्टेप हमें स्टॉक रिजर्व के लिए क्या करना है, स्टेप 1 हमें कैलकुलेट करना चाहिए कंटेंट रेशियो। तो कंटेंट रेशियो फॉर ए जो है वो 0 हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा, बी का टोटल स्टॉक देखना है और उसमें ये देखना है कि ए का कितना हिस्सा है। तो बी का स्टॉक क्या है, बी का स्टॉक है 4000, 12000, 10000, 18000। लेकिन ये जो 4000 है, ये 4000 जो है ये पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक है, जिसका स्टॉक रिजर्व भी अलग है, ठीक है। तो अगर कोई ओपनिंग स्टॉक है जिसका स्टॉक रिजर्व हमें ऑलरेडी पता है कितना है, तो फिर ये वाला पोर्शन हमें नहीं लेना है, हमें सिर्फ यही वाला लेना है। ओपनिंग स्टॉक हमें कंसीडर नहीं करना है जब हम लोग कंटेंट रेशियो करेंगे, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक का अलग से रिजर्व बताया हुआ है, तो फिर हम लोग ये वाला पोर्शन नहीं ले सकते। हमारा टोटल स्टॉक हो जाएगा 12, 10 एंड 18, और उसमें से इंटरनल ट्रांसफर वाला स्टॉक है 18000, इंटरनल ट्रांसफर वाला स्टॉक है 18000। तो हम लोग लिखेंगे ये हो जाता है 40000, टोटल हो जाता है 40000, टोटल हो गया 40000 और ये हो गया 18000। तो कंटेंट रेशियो में अगर रखेंगे तो 18/40। सिमिलरली सी के लिए, सी का है 33000, ठीक है, सी का है 33000 और सिर्फ ये इंटरनल ट्रांसफर से ही क्रिएटेड है, तो 33000 टोटल स्टॉक, और पूरा का पूरा स्टॉक ही लिया हुआ है बी से। तो ये हो गया 1/1, दैट इज 1। अब स्टेप 2 में हमें क्या करना है, स्टेप 2 में हमें ढूंढना है, ये तो रेशियो पता चल गया, अब रेशियो के हिसाब से ढूंढना है क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो बी से स्टार्ट करते हैं, बी का टोटल क्लोजिंग स्टॉक है, बी का टोटल क्लोजिंग स्टॉक है 14000। तो 14000 टोटल में ए का हिस्सा कितना है, 18/40। तो 14000 इंटू 18/40, 6300। सी का कैलकुलेट करते हैं, सी का टोटल क्लोजिंग स्टॉक है 8000। 8000 इंटू 1/1, तो ये कितना हो जाएगा, 8000 ही हो गया, ठीक है। ये हो गया सी के स्टॉक में अदर, ये अदर डिपार्टमेंट का स्टॉक का हिस्सा, ठीक है। ये हो गया 6300 जो है, दिस इज, ये लिख देते, ये है क्या समझने के लिए, दिस इज एज एलिमेंट इन बीज स्टॉक। ये समझने के लिए मैंने लिख दिया है कि इतना एलिमेंट 6300 जो है क्लोजिंग स्टॉक में, 6300 पोर्शन जो है वो
ए का है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को स्टॉक रिजर्व ढूंढना पड़ेगा। तो नेक्स्ट देखो कैसे स्टॉक रिजर्व ढूंढना है। स्टेप 3 में हम लोग ढूंढेंगे स्टॉक रिजर्व, और इसे हम लोग चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं। एक बार हम दिखा देते हैं अलग अलग करके, फिर हम लोग एक साथ करेंगे। तो स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करना है। ए का तो कुछ नहीं होगा, बी का पहले देखेंगे कितना स्टॉक है। 6300 ए का स्टॉक है, और 6300 जो स्टॉक है वो ए ने सेल किया था बी को, ठीक है। जितना सेल किया था उसमें से इतना बचा हुआ है। तो ए ने कितना सेल किया था, वर्किंग नोट एक बार देख लेते हैं। ए ने, ये है वर्किंग नोट, ए ने सेल किया था पूरा 18,000, जिसमें से बचा हुआ है अब सिर्फ और सिर्फ 6300। और ए ने कितना प्रॉफिट लगा के बेचा था, 18,000 जो कि सेल प्राइस है। तो प्रॉफिट ऑन सेल कितना है, 1/3। तो 2100 हो जाएगा, ठीक है। 2100 ये सेल प्राइस है, क्योंकि बी का ये परचेज प्राइस है, तो ए का ये सेल प्राइस है। सिमिलरली सी के लिए देखो, सी का स्टॉक कितना है, 8000। तो 8000 में से पहले डायरेक्टली बी का हिस्सा आएगा। तो बी ने कितना प्रॉफिट लगा के भेजा था, प्रॉफिट ऑन सेल 1/11, क्योंकि ये तो सेल प्राइस पे आया हुआ है, ये सेल प्राइस है ना। इतने पे बी ने सेल किया था, जितने पे उसमें से 8000 बचा हुआ है। तो 8000 डिवाइडेड बाई 11, तो ये आ जाता है 727 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 727 लिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हमें ए का भी हिस्सा कैलकुलेट करना है। तो 8000 वाला जो स्टॉक है उसमें से 727 स्टॉक रिजर्व जो है वो सी के स्टॉक में बी का है। तो फिर 8000 में से अगर 727 हटा देते हैं तो कितना बच रहा है स्टॉक, 7273 स्टॉक बचा है, ठीक है। 7273 बच रहा है। अब इसमें से हमें देखना है कि ए का कितना है। तो ए का तो रहता है कितना, ए का स्टॉक रहता है बी के अंदर 18/40। तो इसमें भी 18/40 रहेगा, इनटू हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं 1/3, जो कि ए का प्रॉफिट है। तो 7273 इंटू 18/40 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1090.95, तो 1091। तो एक बार फिर से ये समझ लो ये मैंने क्या किया है, फिर से एक बार ये पूरा कंसेप्ट समझा देते हैं। पहले मैंने चेक किया है कि कंटेंट रेशियो क्या है, मतलब किसके स्टॉक में किसका कितना हिस्सा है। तो बी के स्टॉक में ए का हिस्सा है 40 आउट ऑफ 40 18, और इसमें 100%। और बी का स्टॉक जो टोटल है क्लोजिंग स्टॉक, उसमें से ए का कितना कंटेंट है 6300, और बी का सी का कितना, सी के स्टॉक में ए और बी का कितना कंटेंट है 8000, मतलब बी से आया हुआ जो स्टॉक है वो 8000। अब इसके अंदर तो सी ए का स्टॉक भी हमें ढूंढना पड़ेगा। अब स्टॉक रिजर्व ए में तो कुछ नहीं होगा, बी में देखेंगे कि 6300 में कितने प्रॉफिट में लगा के सेल किया गया था, 1/3। तो 2100 स्टॉक रिजर्व बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 2100, और ये 727 ये जो है ये आ गया सी के स्टॉक में बी का प्रॉफिट। तो सी के स्टॉक में बी का प्रॉफिट, और जैसे ही मैंने सी के स्टॉक से, सी का जो स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक, उसमें से बी का प्रॉफिट मैंने माइनस कर दिया, तो ये वाला जो 7273 ये जो आया, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग बोल सकते हैं बी का पोर्शन, ठीक है, एट कॉस्ट। ये जो है बी का पोर्शन है, ठीक है, ये बी का पोर्शन है कॉस्ट प्राइस में, क्योंकि इसमें ये रिजर्व जोड़ेंगे तभी तो ये आ जा रहा है, ठीक है। तो बी का कॉस्ट, बी का पोर्शन है कॉस्ट प्राइस में 7273, ठीक है। अब बी के अंदर किसका कंटेंट है, फिर से ये सेम, बी के अंदर जो है वो ए का कंटेंट है। ए का कंटेंट रेशियो कितना है 18/40। तो पहले ये स्टॉक में कंटेंट रेशियो निकाल लेना है, कंटेंट रेशियो के साथ स्टॉक का वैल्यू निकाल लेना है, फिर उस पे प्रॉफिट लगाना है, जो कि मैंने यहाँ पर अलग अलग नहीं किया है। तो 1091 आया, तो 1091। तो अब ये टोटल करेंगे
3981। अब इसे हम लोग पुट कर देंगे, ये देखो यहाँ पर पुट कर देंगे 3981 प्लस 4000 तो 7981, तो लॉस ही आ रहा है बाई नेट लॉस। 1894 4981, ये आ गया हमारा जनरल। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि एक कंप्लीट सम था हमारा। अच्छा, फिर से एक क्वेश्चन है। अब हम लोग एक दूसरा टाइप क्वेश्चन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, हम लोग करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है देखो, डिपार्टमेंट एक्स सेल गुड्स टू डिपार्टमेंट वाई एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट एंड टू डिपार्टमेंट जेड एट 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो डिपार्टमेंट एक्स जो है वो वाई को भी सेंड करता है और जेड को भी सेंड करता है गुड्स, और एक दोनों को ही प्रॉफिट लगा के सेंड करता है। डिपार्टमेंट वाई सेल गुड्स टू एक्स and Z at a profit of 15% and 20%. Y भी X और Z को सेंड करता है 15 और 20% पे respectively. Department Z charges 20% and 25% profit on cost to X and Y. तो सभी सबको ट्रांसफर करते हैं, X Y Z को करता है, Y X Z को कर रहा है, Z जो है वो X Y को कर रहा है। अपना अपना प्रॉफिट रेट बताया हुआ है, कोई सा प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट पे बताया है, कोई वाला सेल पे बता के रखता है। Department manager are entitled to 10% commission on net profit before charging such commission. तो डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट मैनेजर अपॉइंटेड है और हर एक मैनेजर को 10% कमीशन दिया जाएगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, सब्जेक्ट टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल्स बीइंग एलिमिनेटेड। लेकिन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है वो माइनस करना पड़ेगा। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब ही होता है जो स्टॉक में फंसा हुआ प्रॉफिट, जो क्लोजिंग स्टॉक में, जब क्लोजिंग स्टॉक बना उसी में रह गया, ये फिर अभी इस साल तो वो अनरियलाइज्ड ही है। तो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, तो हमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है लेस करना है, बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आर एज अंडर डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड, ये दिया हुआ है कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अच्छा ये प्रॉफिट दिया हुआ है, बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आर एज अंडर, ये दिया हुआ है प्रॉफिट अलग अलग। बिफोर ये दिया हुआ है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट चार्ज करने के पहले का प्रॉफिट। स्टॉक लाइंग एट डिफरेंट डिपार्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, स्टॉक क्या क्या है देखो, एक्स वाई जेड सबका अलग अलग दिया हुआ है। एक्स का स्टॉक दिया हुआ है वाई और जेड से लिया हुआ है, जेड का एक्स वाई से लिया हुआ है, वाई का एक्स जेड से लिया। फाइंड आउट द करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, मैनेजर का कमीशन चार्ज करने के बाद हमें करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट जो है वो फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट किसे ट्रांसफर करता है। एक्स वाई और जेड। फर्स्ट देखो, एक सेल गुड्स टू डिपार्टमेंट वाई एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट एंड जेड 10% ऑन कॉस्ट। तो एक्स जो है वो ट्रांसफर कर रहा है वाई को और जेड को। तो वाई को ट्रांसफर 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट और 10% ऑन कॉस्ट, दोनों ही कॉस्ट पे बता के रखा है, 10% ऑन कॉस्ट। फिर नेक्स्ट वाई एक्स और जेड को 15% एंड 20% ऑन सेल, 15 और 20, एक्स को 15,
और ये है ऑन सेल्स। डिपार्टमेंट जेड चार्जेस 20% एंड 25% ऑन कॉस्ट। ये कॉस्ट पे है डिपार्टमेंट जेड। जेड जो है ये एक्स और वाई को 20% ऑन कॉस्ट और 25% ऑन कॉस्ट, दोनों ही कॉस्ट पे दिया हुआ है। अच्छा, अब हम लोग को क्या चेक करना है, हम लोग को ये देखना है कि अनरियलाइज प्रॉफिट कितना होगा, उससे एडजस्ट करने के बाद मैनेजर को कमीशन पे करना है और नेट प्रॉफिट चेक करना है। तो पहले हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट जो है वो चेक कर लेते हैं, स्टॉक रिजर्व जो है वो चेक कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व, तो एक्स स्टॉक, तो एक्स का स्टॉक जो है, एक्स का स्टॉक में अनरियलाइज प्रॉफिट जो है वो क्या क्या है, देखो एक्स का स्टॉक जो है उसमें कितना होगा, एक्स डिपार्टमेंट का स्टॉक है 14,000 और 6,000। तो एक्स डिपार्टमेंट का स्टॉक है 14,000, 14,000 और 6,000। ठीक है, 14,000 और 6,000। और और इसमें जो अनरियलाइज प्रॉफिट है, मतलब एक्स का क्लोजिंग स्टॉक जो है वो है 14,000 और 6,000, और एक्स किसके किससे 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 लेता है उस हिसाब से इन लोगों का स्टॉक रहेगा। देखो तो एक्स किससे ले रहा है, एक्स देखो यहाँ एक एरो दिख रहा है वाई से ले रहा है, और यहाँ एक एरो दिख रहा है जेड से ले रहा है। ठीक है, तो क्योंकि सब कुछ सबसे ले रहा है तो फिर उसी हिसाब से होगा। इनटू परसेंटेज देखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर ये बता दिया है, देखो यहाँ पर लैंग्वेज क्या दिया है, यहाँ पर लैंग्वेज ये दे दिया है कि स्टॉक लाइंग एट डिफरेंट डिपार्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर एज अंडर दे दिया है। तो अब यहाँ पर हमें कंटेंट रेशियो तो कुछ नहीं मिल रहा है कि किसका कितना कंटेंट क्या हुआ है। ठीक है, ये एक्स का स्टॉक दिया हुआ है, ये वाई का दिया हुआ है, हम लोग वाई का भी लिख लेते हैं, वाई स्टॉक भी लिख लेते हैं। यहाँ पर ये पूरा ही कंटेंट है, मतलब ट्रांसफर फ्रॉम एक्स डिपार्टमेंट से ये दे ही दिया है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है, ये क्लोजिंग स्टॉक पूरा का पूरा ही एक्स डिपार्टमेंट से ट्रांसफर हुआ है वाई में और जेड में, यानी वाई का जो भी क्लोजिंग स्टॉक है ये एक्स का पोर्शन है, ये पूरा ही जेड का पोर्शन है। तो ये 15,000 और 5,000 हो जाएगा। वाई का दो क्लोजिंग स्टॉक है, एक 15,000 और एक 5,000। तो यहाँ पर लैंग्वेज देखने से ही पता चलेगा, ये क्लोजिंग स्टॉक तो है, स्टॉक लाइंग एट डिफरेंट डिपार्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, वो तो दिया हुआ है, ऊपर से दिया हुआ है ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट, ये ट्रांसफर अमाउंट ही बता दिया है। जेड स्टॉक 11 एंड 12। तो कंटेंट रेशियो हमें नहीं चाहिए, हमें ये पता चल गया है कि कितना कितना ये होल ही कंटेंट कर रहा है।
अब हम लोग को देखना है कि एक्सेस स्टॉक, अब ये 14,000 किसका है, 14,000 जो है वो वाई का है। तो वाई ने कितना प्रॉफिट लगा के सेल किया था एक्स को, हमें वो देखना है। तो वाई जब सेल किया था एक्स को तो 15% ऑन सेल लगाया था, तो ये सेल वैल्यू में ही होगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या लगा देंगे, 15% लगा देंगे। अच्छा, नेक्स्ट ये जो है ये जेड का है, ये जेड का है, तो जेड जो है वो कितना लगा के एक्स को ट्रांसफर किया था, 20% ऑन कॉस्ट, लेकिन यहाँ तो हमें सेल वैल्यू चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक पे बचता है वो ट्रांसफर जो डिपार्टमेंट कर रहा है उसका सेल वैल्यू पे ही बच रहा है। तो अगर ये 20% ऑन कॉस्ट है तो फिर सेल पे कितना हो जाएगा, 20% मतलब 1/5, तो 1/6 ऑन क्या हो जाएगा, सेल, जो भी सेल में नहीं है उसे सेल में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो इंटू 1/6, तो ये हो जाएगा 15% पे 2100 और ये हो जाएगा 1000। ये है अर्न बाई वाई, ये है वाई का क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, ठीक है, क्योंकि ये वाई का था और ये जेड का है, अर्नड बाई जेड, जेड ने 1000 रुपीज कमाया है, 1000 रुपीज का प्रॉफिट कमाया है इतने स्टॉक में, 6000 में। अच्छा, अब y का है 15,000, 15,000 किसका है, 15,000 है x का, ये है x का, अर्न बाई x लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा अर्नड बाई, ये y है तो ये x है तो ये z हो जाएगा। अब चेक करते हैं कि x ने कितना प्रॉफिट लगा के y को सेंड किया था, x ने कितना प्रॉफिट लगा के y को सेंड किया था, 25% ऑन कॉस्ट, लेकिन हमें हमेशा सेल वैल्यू चाहिए, क्योंकि जो बचा हुआ स्टॉक होता है वो रिसीवर डिपार्टमेंट के लिए उसका क्या होता है, उसके लिए परचेज वैल्यू होता है, बट जो सेंड कर रहा है उसके लिए सेल वैल्यू होता है, 25% ऑन कॉस्ट यानी 1/4, तो 1/6 ऑन सेल, यहाँ पर भी हो जाएगा 1/6, अच्छा ये 25% है, 1/4 तो 1/5 ऑन सेल हो जाएगा, 1/5 ऑन सेल, तो ये 3000 हो जाएगा। और ये वाला है जेड, जेड डिपार्टमेंट ने कितना प्रॉफिट, ये 1/6, जेड डिपार्टमेंट के साथ वाई का, जेड डिपार्टमेंट के साथ वाई का 25% ऑन कॉस्ट है, तो 1/5 ऑन सेल हो जाएगा, 1/5 ऑन सेल, तो 1/5 ऑन सेल, तो ये हो गया 1000। अच्छा, जेड का जो है एक हो जाएगा अर्न बाई एक्स हो जाएगा और एक अर्न बाई, तो पहला 11,000 है अर्न बाई एक्स, 11,000 है अर्न बाई एक्स और ये है अर्न बाई वाई, क्योंकि जेड है। अब जेड एक्स कितना प्रॉफिट लगा के जेड को सेंड करता है, एक्स कितना प्रॉफिट लगा के जेड को सेंड कर रहा है, 10% ऑन कॉस्ट यानी सेल पे कितना हो जाएगा, 1/11 ऑन सेल, 1/11 हो जाएगा, तो ये हो गया 1000 और ये कितना होगा y, तो z जो है y को कितना प्रॉफिट, 20% ऑन सेल, तो 20% ये डायरेक्टली लगा सकते हैं, 20/100, तो 2400। अब हम लोग को क्या करना है, ये अनरियलाइज प्रॉफिट को चार्ज करना है और मैनेजर का कमीशन जो है वो कैलकुलेट करके देखना है और उसके बाद हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, तो 3 डिपार्टमेंट है एक्स वाई और जेड, प्रॉफिट बिफोर कमीशन और 1000, एक्स का हो जाएगा 4000, वाई का ये 2400 और 2000 मतलब 4500, वाई का हो गया 4500 और जेड का हो जाएगा अर्न बाय जेड 1000 और 1000 2000, तो अनरियलाइज प्रॉफिट 4000 4500 और तो
एक्चुअली 10% ऑन नेट प्रॉफिट है ना, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। डिपार्टमेंट मैनेजर है एंटाइटल्ड 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन चार्ज करने के पहले। तो सब्जेक्ट टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड डिपार्टमेंटल सेल्स बीइंग एलिमिनेटेड। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है वो एलिमिनेट हो जाना चाहिए। डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन चार्ज किया हुआ है बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ 100 मैनेजर कमीशन चार्ज किया हुआ है, तो ये 90% हो जाएगा। तो 36,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 40,000। ये 36,000 90% का वैल्यू, ये 40,000 हो जाएगा। 27,000 भी 90% का वैल्यू है, तो 90 इंटू 100 कर लो तो 30,000 आ जाएगा। 18,000 भी क्या है, 90% का हिस्सा है, तो इंटू 100 कर लो तो ये आ जाएगा 20,000। तो इस तरह से हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो गिवन था वो सारा ही 90% का वैल्यू था। ये इस तरह से गिवन प्रॉफिट कर लो डिवाइडेड बाय 90% इंटू 100%, तो हम लोगों को मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर कमीशन। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, क्योंकि ये आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन है, तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया प्रॉफिट बिफोर कमीशन। अब इससे क्या माइनस करना है, इससे माइनस करना है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जो कि प्रोसीड्यूर बताया गया है कि हमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट कर दिया हमने। एलिमिनेट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर 10% कमीशन लगाना है, तो वही किया हम लोगों ने, 10% कमीशन लगा दिया, तो नेट प्रॉफिट आ गया 32,400, 22,950 और 16,200। तो ऐसा सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है, क्वेश्चन नंबर 9, ये तुम लोग देख सकते